So we'll start with next chapter today. तो अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन. So we will start with next chapter, that is motion in a plane. चैप्टर का नाम भले ही मोशन इन अ प्लेन हो, बट रिमेंबर इसमें हम लोग दोनों टाइप के मोशन का स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी लीनियर मोशन एज वेल एज मोशन इन अ प्लेन. तो ये लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, मोशन इन 3D क्या होता है, एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल. तो रिमेंबर चैप्टर के नाम में भले ही मोशन इन अ प्लेन हो, बट रिमेंबर इन जनरल इट इज कॉल्ड एज मोशन. तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन. अब सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जिसको तुम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, मोशन इन अ प्लेन जिसको तुम 2D मोशन बोलते हो, या फिर मोशन इन 3 डायमेंशंस. वो सब हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले यू शुड नो what is the meaning of motion in general. What is motion? What is the meaning of motion? Movement. That is not a proper definition. Movement ठीक है, तो motion का मतलब movement है तो पता है, लेकिन what is the meaning of motion? Motion is a change in position of an object with time. जब time के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जांपल अभी आप सब यू आर नॉट इन मोशन, क्योंकि विथ टाइम कम से कम अगले 50 मिनट्स तक आई विल नॉट अलाउ यू टू चेंज योर पोजीशन, मतलब यू विल बी एट रेस्ट. लेकिन मैं मूव हो रहा हूँ, मतलब विथ टाइम मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है. सो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन. तो motion is the change in position of an object. Motion is the change in position of an object with time. With time. Okay, so remember motion is मोशन. वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ न्यू चैप्टर. सो पहले दिन से ही ध्यान होना चाहिए. इजी चैप्टर है, सब कुछ ही इजी है. प्रॉब्लम इज दैट कि ध्यान नहीं देते हो. फिर बोलते हो फिजिक्स समझ नहीं आए. गाने में भी गाते हैं आजकल, फिजिक्स समझ नहीं आए. कैसे समझ में आएगा, ध्यान नहीं होगा तो. राइट. तो ध्यान दो यहाँ पे. व्हाट इज मोशन? मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. तो समय के साथ, टाइम के साथ जब ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज होने लगे तो बोलते हैं इट इज इन मोशन. अब मोशन बेसिकली हम लोग 3 टाइप के मोशन का स्टडी करने वाले हैं. पहला है रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर, नाम में ही है लीनियर, मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अभी जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसके 3-4 नाम है. इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हो, इसको मोशन इन 1 डायमेंशन भी बोलते हैं, या फिर इन जनरल इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. तो व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो, when an object moves along a straight line and its position changes with time, then such a motion is said to be rectilinear motion. अब इस पहले डिफाइन कर दूंगा, फिर धीरे धीरे हमको एक्स्ट्रा चीजें भी देखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर, when an object moves along a straight line and its position changes with time, it is said to be in which type of motion? Said to be in which motion? In rectilinear motion. So it is said to be in rectilinear motion. अब सिर्फ इतना नहीं है. रेक्टिलिनियर मोशन जब होता है तो डू यू रिमेंबर, मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू कि ये जो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट है हमको मोस्टली मोशन चैप्टर पे लगने वाले हैं. और अगर आपको याद होगा मैंने आपको वहाँ पर यूनिट वेक्टर्स क्या होता है वो भी बताया था. तो डू यू रिमेंबर व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, या फिर अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 1 इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. बराबर. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कौन सा यूनिट वेक्टर असाइन किया था? आई कैप. वाई के अलॉन्ग
जे कैप, जेड के अलॉन्ग, वेरी गुड। तो अभी याद रखना, इसके आगे तुमको ये सब काम में आएगा। तो मैंने जब बोला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो याद रखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में, एक सिंगल लाइन में मूव हो रहा है। तो जब ये सिंगल लाइन में मूव होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस तो उसके पोजीशन वेक्टर में सिर्फ आई कैप दिखेगा आपको। इफ इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस तो उसके पोजीशन वेक्टर में सिर्फ जे कैप होगा। इफ इट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस तो उसके पोजीशन वेक्टर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा। तो रिमेंबर, जब रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो इन सच केस, in this case the position vector has only one component. The position vector has only one component, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा पोजीशन वेक्टर में। तो कौन सा कंपोनेंट होगा? लेट अस से पोजीशन वेक्टर को मैं आर बार से डिनोट करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर्स में ही देखा था कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग किससे डिनोट करने वाले हैं? आर बार से। किससे डिनोट करने वाले हैं? आर बार से, बराबर। और अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा, मोशन अगर अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप। अगर पार्टिकल का मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वाई जे कैप। या फिर अगर इट इज अलोंग जेड एक्सिस तो क्या होगा? जेड के कैप। अगर अलोंग नेगेटिव एक्सिस होगा तो माइनस आई कैप, माइनस एक्स आई कैप। अलोंग नेगेटिव वाई माइनस वाई जे कैप, एंड अलोंग नेगेटिव जेड तो माइनस जेड के कैप। मतलब अभी इसके आगे से तुम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर देख के बता सकते हो कि पार्टिकल का मोशन कौन से डायरेक्शन में है। अगर मैंने बोला कि पोजीशन वेक्टर इज लेट अस से 2 आई कैप, तो आपको पता है कि वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है, कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। मैंने बोला -2 आई कैप, तो वो 2 मीटर है कहाँ पे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। रिमेंबर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिफाइन करने से नहीं होता। डिफाइन तो तुमने कर लिया, तुमने बोला मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ओके डन। फिर तुमने बोल दिया कि रेक्टिलिनियर मोशन में एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, वो भी ठीक है, डिफाइन तो कर दिया, लेकिन यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे से हमको ये मोशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट करना है। तो ये पता होना चाहिए कि अगर सिंगल मतलब 1D मोशन है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, तो उसके पोजीशन वेक्टर में या उसके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर में एक ही कंपोनेंट आएगा, या तो आई कैप दिखेगा या जे कैप दिखेगा या फिर के कैप दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। So it has only one component depending on the direction of motion. Depending on the direction of motion. Okay. Then of course इसके बाद next type of motion is motion in a plane. Motion in a plane. Plane मतलब 2D surface. मैं दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रेट लाइन था, हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट। लेट्स से वी हैड एन ऑब्जेक्ट हियर, और जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन। तो ये मोशन कौन से एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस। तो मोशन कौन सा है? 1D की 2D? 1D अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब इमेजिन ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस प्लेन में मूव हो रहा है। अब ये एक लाइन में नहीं, इस प्लेन में कहीं पे भी जा सकता है। तो ये मोशन कौन सा है? 1D की 2D? 2D। रियल लाइफ, लेट अस टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल। कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में तुम स्ट्राइकर को जब मारते हो तो वो एक प्लेन पे मूव होता है, तो वो मोशन क्या है? 2D है, राइट। इवन द गेम ऑफ पूल, बिलियर्ड्स, उसमें भी बॉल मूव्स ऑन अ टेबल, टेबल इज 2D सरफेस। इवन ये जो बोर्ड है ये भी 2D सरफेस है। तो जब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ऐसा मूव हो रहा है तो ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन है, राइट। अगर इसी बॉल को बाहर लेके आ जाऊँ तो बन जाएगा 3D, क्योंकि अब अगर इस बॉल को बाहर लेके आया मैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड। तो जब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 1D मोशन, जब 2 चेंज हो तो 2D मोशन, और जब 3 चेंज हो तो 3D मोशन। और मैं नोट्स को एकदम सिंपल ही रखता हूँ, सिंपल ही रखूंगा। तो देखो क्या है, सिर्फ पहला समझ में आ गया ना, अगले अपने आप समझ में आएंगे। तो हमने डिफाइन कैसे किया था, तो रेक्टिलिनियर मोशन कैसे डिफाइन किया था, वैसे ही हम लोग मोशन इन अ प्लेन में डिफाइन कर देंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा,
But when an object moves in a plane, when an object moves in a plane, सिर्फ यहाँ पे in a plane लिखना पड़ेगा, and its position changes with time, it is said to be in which type of motion? Motion in a plane. It is said to be in motion in a plane या फिर motion in 2D, राइट. अब जैसे 1D मोशन था तो उस केस में पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स थे? सिर्फ एक. जब 2D मोशन हो तो कितने होंगे? दो. सो इन दिस केस द पोजीशन वेक्टर has how many components? Two components, again depending on the plane of motion. जैसे स्ट्रेट लाइन में डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन था. अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है तो आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप और जेड के अलॉन्ग के कैप. सिमिलरली यहाँ पे डिपेंड करता है कि मोशन एक्स वाई प्लेन में होगा तो पोजीशन वेक्टर में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. अगर मोशन एक्स जेड प्लेन में है, रिमेंबर ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस लेट अस से वाई एक्सिस है और ये एक्सिस जेड एक्सिस है. तो एक्स वाई प्लेन मतलब इस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन मतलब यहाँ पे, राइट. गुड. सो अगर एक्स जेड प्लेन में होगा तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और अगर मोशन वाई जेड प्लेन में होगा तो क्या आएगा? वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन. So depending on the plane of motion. तो एग्जैक्टली कौन सा प्लेन में मोशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा आगे. गुड. तो वेरी सिंपल. तो अभी सिर्फ ध्यान रखना, जब 1D मोशन हो मतलब लीनियर मोशन हो तो एक कंपोनेंट, 2D हो मतलब प्लेन में हो तो दो कंपोनेंट, और 3D हो तो तीन कंपोनेंट. वेरी गुड. सो then third type of motion is motion in 3D. Motion in 3D, 3 dimensions. तो motion in 3 dimensions क्या लिखोगे? Same. When an object moves in a 3D space and its position changes with time, then it is said to be in 3D motion. So when an object moves in 3D space, अभी 3D space को क्यूबिकल बॉक्स भी बोल सकते हो. अभी क्यूबिकल क्यों बोलते हैं इसको? लुक एट योर सेल्फ. तुम खुद अपने सराउंडिंग में देखो. तुम अभी किस एक क्लासरूम में बैठे हो. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस क्लासरूम? क्यूब. तो 3D मोशन क्यूब में ही हो सकता है. 2D प्लेन पे 3D मोशन हो नहीं सकता है. सिंगल लाइन में 3D मोशन हो नहीं सकता है. तो 3D मोशन होने के लिए हमको 3D स्पेस एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट चाहिए जो क्यूब में होता है ना. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स यू. तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, इसलिए तुम्हारी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस. ओके. गुड. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन 3D स्पेस एंड इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, then the motion is said to be 3D मोशन. और 3D मोशन में पोजीशन वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. सो इन दिस केस पोजीशन वेक्टर हैज थ्री कंपोनेंट्स. कौन से तीन कंपोनेंट? एक्स, वाई और जेड. तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये मुझे आर बार लिखना चाहिए था. ओके. आर बार इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो तीन कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ पे. यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एज मोशन. यू हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन. एक्चुअली मोर टाइप्स है, लेकिन पहले ये समझ लो 3 टाइप्स ऑफ मोशन, राइट. 1D मोशन, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन. उस केस में पार्टिकल मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम. उस केस में पोजीशन वेक्टर में एक ही कंपोनेंट होगा, या एक्स कंपोनेंट होगा या वाई या फिर जेड. मतलब या आई कैप दिखेगा या जे कैप दिखेगा या फिर के कैप दिखेगा.
Then you have motion in a plane, which is 2D motion, when an object moves and its position changes with time, but object moves in a plane, right? तो उस केस में पोजिशन वेक्टर में दो कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन. अगर एक्स वाई प्लेन में है तो आई कैप जे कैप दिखेगा, एक्स जेड प्लेन में तो आई कैप के कैप आएगा पोजिशन वेक्टर में. अगर वाई जेड प्लेन में है तो जे कैप एंड के कैप आएगा. और 3D मोशन में पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप. अब हमारा जो फोकस है इस चैप्टर पे, वो चैप्टर का जो नाम है आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में वो दिया हुआ है मोशन इन अ प्लेन, बट दैट इज हाफ करेक्ट. तुम्हारा इस चैप्टर में फोकस है दो टाइप के मोशन पे, एक है रेक्टिलिनियर मोशन पे मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन पे, और एक है मोशन इन अ प्लेन पे. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन से. वी विल स्टार्ट विथ रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, ये सब एक ही चीज है. सब एक है. तो रिमेंबर व्हेन आई से रेक्टिलिनियर मोशन मतलब आई मीन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इट इज आल्सो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 1D. भी याद रखना है. गुड. अब सबसे पहले 2D मोशन पे जाने से पहले हम लोग 1D मोशन क्यों सीखते हैं? क्योंकि जब तुम मोशन की बात करते हो तो मोशन का स्टडी करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन जनरल साइंस में आपको किसी भी चीज़ का स्टडी करना है तो यू स्टडी दैट पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमको किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का स्टडी करना है तो वी कैन मेजर इट्स टेम्परेचर, we can measure its volume, we can measure its density, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको गैसेस का स्टडी करना है तो वी मेजर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको किसी मेटल का स्टडी करना है तो मेटल के केस में हम लोग कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं. आगे आएगा. मतलब मैंने करंट पास करके देखा और करंट पास हुआ, गुड कंडक्टर. नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर. और गुड कंडक्टर में भी अलग अलग टाइप के कंडक्टर होते हैं. यू हैव कॉपर, यू हैव लेट अस से आयरन आल्सो, राइट. तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर कंपेयर टू आयरन. कॉपर का कंडक्टिविटी अच्छा होता है. तो हम किसी भी मटेरियल का जब स्टडी करते हैं या इन जनरल किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं तो वी नीड सम पैरामीटर्स. हमको मोशन का स्टडी करना है तो हमको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस, पाथ लेंथ, डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलते हो, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, राइट, एक्सेलरेशन. तो इन जनरल मोशन का स्टडी अगर करना है तो यू स्टडी 3 पैरामीटर्स. एक है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जैसा भी एक स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हो डिस्टेंस, मतलब पाथ लेंथ. दोनों में डिफरेंस क्या देखेंगे आज. देन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है वेलोसिटी, राइट. एंड देन लास्टली इज एक्सेलरेशन. तो हमको बेसिकली 3 पैरामीटर लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है. तो रेक्टिलिनियर मोशन से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फिलहाल टेम्पररीली मैं ऐसा इमेजिन कर लूँगा कि जो मोशन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. तुम किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हो. रेक्टिलिनियर मोशन है, तुम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लो, तुम वाई एक्सिस ले लो, तुम जेड एक्सिस ले लो, तुम्हारी मर्जी है. बट to keep it simple, I will just imagine that the object is moving along x-axis. ये origin है. अब let us say यहाँ पे एक पॉइंट था x1 और यहाँ पे एक पॉइंट था x2. इमेजिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो t1 टाइम इंस्टेंट पे, मतलब टाइम की वैल्यू जब t1 थी तब वो x1 पे था, और जब टाइम की वैल्यू t2 थी तो वो कहाँ था, x2 पे था. Right? So consider an object. Consider an object moving along x-axis. Moving along x-axis. Let us say let x1 and x2 be its positions. Be its positions at time t1 and t2 respectively. t1 and t2 respectively. कुछ नहीं है, ये रियल लाइफ है. ये तुम्हारा ही बात चल रही है. तुम खुद जब
कहीं जाने के लिए निकलते हो, घर से निकलते हो तब टाइम वहां से मेजर करना चालू करते हो। व्हेन यू स्टार्ट द मोशन यू मेजर टाइम फ्रॉम दैट इंस्टेंट। फिर तुम सपोज यहाँ से किसी और सिटी जाने के लिए निकले, मान लो हाफ आवर के बाद तुम्हारा कुछ पोजीशन होगा, हाफ आवर मतलब T1 पोजीशन होगा x1, देन लेट अस से 1.5 आवर के बाद मतलब T2 टाइम के बाद तुम्हारा कुछ और पोजीशन होगा x2। सिंपल। अब सो x1 एंड x2 आर द पोजीशंस। मैंने कहीं पोजीशन वेक्टर नहीं बोला, अभी पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो डू यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि आगे बहुत काम में आएगा वेक्टर्स। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज पोजीशन वेक्टर? भूल गए सब कुछ? What is position vector? A vector which gives the position of a particle with respect to the origin of a chosen Cartesian coordinate system. जो वेक्टर एक पार्टिकल का पोजीशन देता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको बोलते हो पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर का टेल हमेशा होता है ओरिजिन पे और हेड होता है जहां पे वो पार्टिकल है। तो T1 टाइम इंस्टेंट पे जो पहला पोजीशन वेक्टर बनेगा वो होगा x1 बार। इफ यू नोटिस मैंने टेल कहाँ रखा है इसका? ओरिजिन पे। इसलिए वेक्टर्स में जो सीखा था वो यहाँ पे पता होना चाहिए। गुड। सिमिलरली जो सेकेंड टाइम इंस्टेंट है, लास्ट बेंच, बार बार बोलना नहीं चाहिए मेरे को, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। अगर ये नहीं समझा ना आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। और इजी है, चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, फ्री के मार्क्स है, जाएंगे हाथ से। x2 बार, ओके। तो T1 टाइम इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर क्या था? x1 बार, और T2 टाइम इंस्टेंट पे क्या है? x2 बार। गुड। तो लेट x1 बार एंड x2 बार be the position vectors of the particle object, एक ही बात है, of the particle at time T1 and T2 respectively, ओके। ये हमने पहले सिर्फ एक जनरल सिचुएशन बता दिया कि पार्टिकल कौन से एक्सिस के अलाउंग मूव होने वाला है, T1 टाइम पे कहाँ होगा, T2 टाइम पे कहाँ होगा। ये सब क्यों स्पेसिफाई करना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों को अभी डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है, फिर हमको डिस्टेंस डिफाइन करना है, फिर हमको दोनों में डिफरेंस देखना है, फिर हमको स्पीड डिफाइन करना है, स्पीड के 4 टाइप्स है वो देखना है, वेलोसिटी डिफाइन करना है, उसके 4 टाइप्स है वो देखना है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है वो देखना है। तो उसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कि पार्टिकल है वो मूव हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मूव हो रहा है तो उसका विथ टाइम पोजीशन चेंज होते ही रहने वाला है, हमने पहले डिफाइन कर दिया। तो T1 टाइम इंस्टेंट पे x1 पे था, T2 टाइम इंस्टेंट पे x2 पे था। तो ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया x1 तक, वो x1 बार बन गया, और ओरिजिन से x2 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वो x2 बार बन गया, दैट इज पोजीशन वेक्टर एट टाइम T2। अब नाउ यू आर रेडी टू डिफाइन द फर्स्ट पैरामीटर दैट यू विल नीड, व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को इन जनरल मैं या तो s बार से डिनोट करूंगा। अभी देखो क्या होता है ना, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। यहाँ पे तो मैंने बोल दिया x एक्सिस है, तो जब x एक्सिस है तो मैं इसी को डेल्टा x बार भी बोल सकता हूँ। डेल्टा x, डेल्टा मतलब चेंज इन x, तो डेल्टा x। अगर y के अलावा होगा तो डेल्टा y, z के अलावा होगा तो डेल्टा z। इन जनरल अगर हो तो क्या बोलते हैं? एस बार। एस बार हम तब यूज करते हैं जब फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर मोशन 2D में हो, 3D में हो, तो 2D में तो दो कंपोनेंट्स एक साथ चेंज होंगे ना, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। अगर 3D में है तो x, y और z तीनों चेंज होंगे। तो जब मोशन 2D या 3D में हो तो एक साथ 2 या 3 कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग डेल्टा x डेल्टा y ऐसा नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? एस बार। बराबर यहाँ तक। अब डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? हाउ डू यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। वहां से उठो, लास्ट बेंच, उठो, आगे आके बैठो। गुड, राइट, क्विक 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 क्विक। अब ये थ्रू आउट दिस चैप्टर चलता रहेगा,
I will make you people move here and there so that you also understand the concept and remember the concept. See, what is displacement? Displacement is nothing but change in the position vector of an object in some time interval, मतलब during the time of motion. For example, अभी for example मैंने किसी को बोला कि वहाँ से उठ के यहाँ आओ, मतलब जो इनिशियल पोजीशन था वो अलग था, वो एक पोजीशन वेक्टर था, अब फाइनल पोजीशन कुछ और है. तो जब तुम इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो, डिफरेंस लेते हो, उसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हो उसको? डिस्प्लेसमेंट. तो सिमिलरली इफ यू सी ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था पहले x1, फिर कहाँ गया x2. तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, उसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट. क्या आएगा सब्ट्रैक्शन इन दोनों का? x2 बार माइनस x1 बार. वेरी गुड, सिंपल, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिफाइन कैसे करोगे? देखो पढ़ो, नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द two position vectors of the object. कब? At the two instants of time. Two instant मतलब t1 और t2. So displacement is defined as the difference. Displacement is defined as the difference between the position vectors at these two instants of time. गुड. तो फॉर एग्जाम्पल अभी बताया मैंने आपको, पहले पार्टिकल x1 पे था तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था? x1 बार. फिर कहाँ गया? x2 पे गया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? x2 बार. और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है, तो तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा. तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है. अब लुक एट एन एग्जाम्पल हियर. पहले कहाँ था? x1, फिर कहाँ गया? x2. तो पार्टिकल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या आया? लेफ्ट टू राइट, मतलब इन द लाइन ऑफ मोशन. उल्टा सोचो, मान लो पार्टिकल पहले x2 पे था, ओके, फिर x1 पे आ गया, तो इस केस में व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कौन है? x1 बार. इनिशियल कौन है? x2 बार. तो इस केस में पता है क्या आएगा? x1 बार माइनस x2 बार. तो कहाँ आएगा? उल्टे डायरेक्शन में आएगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड in the line of motion. So displacement is a vector quantity and its direction is along the line of motion. So displacement is a vector quantity and its direction is along the line of motion. तो अगर ऑब्जेक्ट along x पॉजिटिव x एक्सिस मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव x एक्सिस. अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव x एक्सिस. मतलब उसके वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर में माइनस आई कैप आएगा. इफ द पार्टिकल इज मूविंग along y एक्सिस, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? y एक्सिस, j कैप. इफ द पार्टिकल इज मूविंग along नेगेटिव y एक्सिस, तो क्या आएगा? माइनस j कैप. बराबर है. तो छोटी छोटी चीजें याद रखना. इफ द पार्टिकल इज मूविंग along z एक्सिस, k कैप. नेगेटिव z एक्सिस, माइनस k कैप. अब इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिख लेते हैं. सो पोजीशन वेक्टर को, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को मैं हमेशा s बार से डिनोट करने वाला हूँ, जनरली s बार. लेकिन अगर मोशन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है तो मैं डेल्टा x बार भी लिख दूंगा. इट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. ऑलवेज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. यहाँ तक क्लियर?
पक्का? एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. लेट अस से एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि t1 टाइम इंस्टेंट पे x1 की वैल्यू 1 मीटर थी. शुरू में t1 टाइम इंस्टेंट पे x1 की वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर. तो मुझे बताओ x1 बार क्या आएगा. लुक एट डायग्राम और मुझे बताओ x1 बार क्या आएगा. x1 की वैल्यू कितनी है? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन x एक्सिस को तुम कौन सा कैप लगाते हो? हाँ, तो फिर x1 बार इज 1 आई कैप. और एट t2, चलो टाइम इंस्टेंट t2 पे मान लेते हैं कि x2 की वैल्यू 7 मीटर है. तो मुझे बताओ x2 बार क्या आएगा. 7 बार नहीं, 7 आई कैप. राइट, गुड. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट. राइट, इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल 1 से कहाँ गया? 7 पे. तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? 6 आई कैप. इट विल बी x2 बार माइनस x1 बार, विच इज 7 आई कैप माइनस 1 आई कैप, दैट इज 6 आई कैप. ओके, अगर x1 की वैल्यू, x1 बार की वैल्यू 1 आई कैप होती जो है, और x2 बार की वैल्यू 10 आई कैप होती तो 9 आई कैप. सिंपल, वेरी सिंपल. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, बाय द वे डिस्प्लेसमेंट मेजर किस में करते हो? मीटर में. मीटर मतलब लेंथ, मतलब डायमेंशनली क्या है? L⁻⁴. राइट. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, is a vector quantity. Number 2, it has the dimensions of length. It has the dimensions of length, मतलब L⁻⁴. Dimensions of length, which is L⁻⁴, and it is measured in meters. ऐसा यूनिट में होगा तो मीटर्स में होगा. तो इट इज मेजर्ड इन मीटर इन SI यूनिट्स. आता क्लियर? पक्का? तो अब हमको देखना है व्हाट इज डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ. देखो क्या है, अगला अगला हेडिंग क्या है क्या सर? डिस्टेंस या पाथ लेंथ है? पाथ लेंथ. पाथ लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस. पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस कवर्ड. तो पाथ लेंथ डिफाइन कैसे करोगे? तो पाथ लेंथ इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ मोशन. ऐसा लिखा है कुछ? क्या लिखा है? पढ़ो. पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, ड्यूरिंग द टोटल टाइम ऑफ मोशन. अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझेगा आप. सो पाथ लेंथ is the total distance covered, is the total distance covered by a particle or by an object during the time of motion. During the time of motion. और लेट अस टेक एन एग्जाम्पल अगेन. मोशन में हमको एग्जाम्पल के बिना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल के थ्रू ही देंगे. लेट्स से दिस एक्स एक्सिस अगेन. लेट अस से ये ओरिजिन है. लेट अस से दिस इज x1 एंड दिस इज x2. तो तुमने बोला कि पार्टिकल जो था वो t1 टाइम इंस्टेंट पे x1 पे था. ओके, और t2 टाइम इंस्टेंट पे कहाँ था? x2 पे था. तो तुमने ओरिजिन से x1 तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया x1 बार, और x2 तक ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया तुमने x2 बार. और तुमको जब पूछा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो तुमने क्या बोला? x2 बार माइनस x1 बार. फिर फॉर एग्जांपल मैंने बोला चलो मान लेते हैं कि t1 टाइम पे 1 मीटर पे था, लिखा ना मैंने 1 मीटर, और t2 टाइम पे कहाँ है? 7 मीटर. तो तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना, तुमने बोला 6 मीटर, 6 आई कैप. सही है, लेकिन अब थोड़ा सा और सोचो. लेट अस से पार्टिकल 1 मीटर से स्टार्ट हुआ, 9 मीटर गया, 9 मीटर, 7 नहीं 9 मीटर, और फिर 7 मीटर पे वापस आ गया. तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम लेट अस से x1 इक्वल टू 1 मीटर, it goes to 9 meter and comes back to 7 meter. So
Imagine the object particle starts from 1 meter along x-axis, goes to 9 meter, and then comes back to 7 meter. करेक्ट. अब मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन क्या था, 1 मीटर. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, 1 i कैप. फाइनल पोजीशन क्या है, 7 मीटर. तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, 7 i कैप. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7 i कैप माइनस 1 i कैप कितना है, 6 i कैप. लेकिन डिस्टेंस इज नॉट 6 मीटर. क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके पहले 9 पे गया था, मतलब 8 मीटर तक कवर किया उसने 1 से लेके 9 तक, और फिर 2 मीटर पीछे भी आया. तो 8 + 2 10. तो डिस्टेंस इज 10 मीटर, मतलब पाथ लेंथ इज 10 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर. राइट, बराबर, करेक्ट. होता है ना रियल लाइफ में, तुम सब यही करते हो, मोर और लेस ये करते हो आप सब. फॉर एग्जाम्पल, घर से तुम निकले, एग्जाम देने जाना है कॉलेज, फिर रास्ते में याद आया, अरे मैं तो स्टेशनरी लाना ही भूल गया, अभी टाइम भी नहीं है घर पे वापस जाके लेके आने का. हाँ, लेकिन कॉलेज के थोड़ा आगे एक दुकान याद आया मेरे को, हाँ वो है, शॉप है, वहाँ पे जाएंगे, स्टेशनरी लेके वापस आएंगे. अल्टीमेटली तुम अपने घर से कॉलेज तक ही पहुँचे. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में x2 बार माइनस x1 बार ही आएगा. लेकिन डिस्टेंस तुमने ज़्यादा ट्रैवल किया, क्योंकि तुम पहले घर से कॉलेज से और आगे गए, वापस पीछे आए. तो डिस्टेंस इज मोर बट डिस्प्लेसमेंट इज लेस. तो इन दिस केस, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, सो इन दिस केस डिस्टेंस कवर्ड मतलब पाथ लेंथ कवर्ड इज 8 मीटर प्लस 2 मीटर, क्योंकि 1 से 9 तक 8 मीटर है, वापस 7 पे 2 मीटर, दैट इज 10 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर. ये आपका एक नीट का क्वेश्चन हो गया. नीट में क्वेश्चन था, नीट का PYQ है, व्हाट इज द रिलेशन, विच ऑफ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ट्रू. ऐसे 3-4 ऑप्शन थे. एक था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, मतलब पाथ लेंथ. दूसरा था डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस. तीसरा ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस. और ये CET में भी आ ही सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत. या डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. बताओ लास्ट क्यों, लास्ट थर्ड क्यों नहीं हो सकता. देखो ऐसा है, अगर थ्रू आउट मोशन पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया ही नहीं, जैसे मैंने बोला कि 1 से स्टार्ट करके 9 पे गया, फिर वापस आया मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना. अगर ऐसा होता ही नहीं, मतलब पार्टिकल ने अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज किया ही नहीं होता, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होता है. और बाय द वे, जब मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड. तो अगर मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम होता है. फॉर एग्जांपल, पार्टिकल 1 से स्टार्ट हुआ, 7 पे गया, बस इनिशियल पोजीशन था i कैप, फाइनल था 7 i कैप, डिस्प्लेसमेंट इज 6 i कैप, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस इज ऑल्सो 6 मीटर, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू 7. लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है, 1 से स्टार्ट होके वो कहीं गया है 9 पे और वापस आया है ना, तो उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है. तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होती है, लेस देन और इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी.
तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं नीट में, खासकर आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। और नीट और जेडब्ल्यू के पीवाई क्यू आजकल सीईटी में डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन उठाया, राइट, गुड। तो दैट विल हेल्प यू आउट, थोड़ा सा नीट के और जेडब्ल्यू मेंस के पीवाई क्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इज दैट क्लियर नाउ? पक्का पक्का, गुड। अब ये जो चीजें है ना, ये हमने 3 पॉइंट लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, पाथ लेंथ इज अ स्केलर। अब वो पाथ लेंथ है तो वो लेंथ है, और लेंथ है तो वो मीटर में ही मेजर होगा, उसका डायमेंशन L⁻⁴ ही आने वाले हैं। ओके, सो डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ इज नॉट अ वेक्टर बट इट इज अ स्केलर। तो पाथ लेंथ is a scalar. It has dimensions of length. It is measured in meter. Then next thing that we should know related to motion is speed. What is speed? It is the distance covered by a particle per unit time. है ना? एक सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, या फिर यू कैन से इट इज अ रेशो ऑफ पाथ लेंथ टू दैट ऑफ टाइम ऑफ मोशन। क्या लिखा है देखो, पढ़ो, 2 डेफिनेशन होंगे शायद। क्या लिखा है? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज डिफाइंड एज स्पीड। और भी लिखा होगा, रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड द पाथ लेंथ to the time interval during which the motion takes place. So it is the ratio of total distance covered to that of time interval during which the motion takes place. तो जितने टाइम तक मोशन होता रहा उतने टाइम में पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको बोलते हो स्पीड। क्या बोलते हो? स्पीड। क्या बोलते हो उसको? स्पीड। सीधा बैठो जरा, सीधा बैठो। वेरी गुड, स्ट्रेट, सो दैट आई कैन सी योर फेसेस ऑल्सो, so that I know that none of you is sleeping, all of you are awake, जाग रहे हो, राइट। तो बाय द वे, ये जो तुमने स्पीड का डेफिनेशन लिखा है, यू नीड टू रिमेंबर ये डेफिनेशन एवरेज स्पीड का होता है। अभी वहाँ पे लिखा नहीं, मैंने आगे लिखा है आगे जाके। पर जब तुम बोलते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज ही होता है, हमेशा एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार यही एग्जाम्पल देता हूँ, तुमको यहाँ से नासिक जाना है विच इज़ 150 किलोमीटर, मे बी यू टेक 3 आवर्स, तो व्हाट इज योर स्पीड? तुम क्या करते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था? 150, टाइम कितना है? 3 आवर, तो स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई ये एवरेज है, ये बीच में कहीं रुके नहीं, खाना पीना, पेट्रोल भरना, स्पीड ब्रेकर, टोल, रुके थे ना। और कहीं पे तुमको रोड एकदम खाली मिला तो स्पीड बढ़ाई भी थी कि हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर पे एक्सीटर अटका दिया, चलते गए। वैसे करना भी नहीं। ओके, गुड। तो रिमेंबर, जब तुम स्पीड डिफाइन करते हो तो इन जनरल तुम एवरेज स्पीड डिफाइन करते हो। ये जनरल डेफिनेशन है एवरेज स्पीड, ये दिस इज जनरल डेफिनेशन। गुड। अब यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड, हर बार मैं लिख रहा हूँ पाथ लेंथ इज स्केलर तो स्पीड इज स्केलर, तो ये तुमको बताना पड़ता है जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये मैं अभी बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स जिनका चैप्टर नंबर 2 मिस हो गया उनको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड अलोन। उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, बट वेक्टर नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। Speed is a scalar quantity, right? It has dimensions. क्या dimensions है? L1 t minus 1, right? And then units. What are the SI units?
अरे ऐसा यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. एंड देन वी नीड टू सी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स. अब बोलोगे स्पीड में भी टाइप होते हैं. हाँ, स्पीड में भी टाइप होते हैं, स्पीड में भी टाइप होते हैं. नंबर 1 is called as uniform speed. What is the meaning of uniform speed? Uniform speed. आज सब लोग सेम कलर के कपड़े नहीं पहन के आए. स्कूल में तो जाते थे सेम कलर के कपड़े पहन के, फिर बोलते थे यूनिफॉर्म पहन के आए, which is the मतलब the meaning of which is uniform dress code. Right? Uniform is an English word which means same everywhere. यूनिफॉर्म का मतलब होता है when things are same everywhere, so uniform बोलते हो. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? वही मतलब होता है when an object covers equal distances in equal intervals of time, then the speed is said to be uniform. मतलब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हर बार सेम टाइम इंटरवल में सेम है. मान लेते हैं कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में 5 मीटर कवर किया, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया, उसके अगले सेकंड में भी 5 मीटर कवर किया. इसका मतलब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5. तो स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, when an object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with uniform speed. तो हर बार सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज सेम. सो व्हेन द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. जो तुम लोगों का नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? गाड़ी चालू करते हो, फिर काम करते हो, फिर मतलब बेसिकली आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स, मतलब सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हो. गुड. तो जब आप हर बार सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करो तो उसको क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म स्पीड. क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म स्पीड. बराबर. राइट. फिर व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? when an object covers unequal distances in equal intervals of time, it is said to be moving with non-uniform speed. तो जब हर बार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, और अगर सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है. अब देखो सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, पहले 1 सेकंड में पार्टिकल ने 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया, उसके अगले 1 सेकंड में 8 मीटर कवर किया, उसके अगले 1 सेकंड में मे बी 12 मीटर कवर किया. तो पार्टिकल का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर बार 1 सेकंड में पार्टिकल सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है. तो उसको बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म. राइट? नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then it is said to be moving with non-uniform speed. Good. पक्का श्योर 100% लॉक कर दे. लॉक. तो ये 2 कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होने चाहिए. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का. एवरेज स्पीड, ये जो तुम डिफाइन किए ना, यही एवरेज स्पीड है. इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू दैट ऑफ टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. सिर्फ मैंने नोट्स में लिखते टाइम थोड़ा सा अलग लिखा है, पर वो अलग नहीं है, वो वही है.
एवरेज स्पीड अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया, टाइम लग गया 3 आवर, तुमसे पूछा कितने स्पीड से आए। होता है नॉर्मली रिश्तेदार को मिलने जाते हैं, निकलते फोन करते हो, हाँ मैं निकल रहा हूँ, हाँ अच्छा 10 हुए हैं तो ठीक है, तो 1 बजे तक पहुंचना चाहिए। लेकिन तुम 2 घंटे में ही पहुंच गए। बोला अच्छा कितने स्पीड से आया, तो अरे 150 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर्स, 75 किलोमीटर पर आवर एवरेज है ये। बोला, ऐसे कैसा, अरे आज छुट्टी थी, रोड खाली थे, घर पे थे लोग, थोड़ा फास्ट चला के आया। तो लेकिन बेसिकली कहीं पे बीच में रुके थे, कहीं पे स्पीड ज़्यादा था, कहीं पे कम था, तो तुमने जो बताया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वो एवरेज होता है। और एवरेज को डिनोट करने के लिए नोटेशन याद रखना, यहाँ पे नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तुम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखते हो। एवरेज इज ऑलवेज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, बार बार इसके ऊपर लिखना नहीं, एवरेज है ये एवरेज, और ये स्पीड है, ये वेक्टर नहीं है, बार डालना मतलब वेक्टर क्वांटिटी बना दिया, ये एवरेज स्पीड है। तो वी एवरेज को हम नॉर्मली ऐसा ही डिनोट करते हैं, राइट। गुड। लास्ट टाइप दैट वी विल डिस्कस टुडे इज इंस्टंटेनियस स्पीड। अब इसका भी मतलब बताता हूं मैं सिंपल एग्जांपल से। इंस्टंटेनियस स्पीड होता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज द स्पीड at a particular instant of time, at a particular instant of time. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि आप 10 बजे निकले, 12 बजे पहुंच गए, लेकिन लेट अस से 11 बजे तुम्हारा स्पीड कितना था, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितना था, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारा ध्यान जाता है कभी कभी स्पीडोमीटर पे, देखते हो अरे मैं 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो उस इंस्टेंट पे 50 किलोमीटर पर आवर है, उससे पहले कुछ अलग था, उसके बाद में कुछ अलग था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी भी तुम जब क्लास से निकलोगे, गाड़ी चलाओगे, तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए देख लेना, जो भी वैल्यू मिले दैट इज इंस्टेंटेनियस, है ना। राइट। 10 बजे निकले, 12 बजे पहुंचे, तो हर बार तो स्पीड सेम नहीं था ना तुम्हारा, कभी जीरो भी था, कभी कम था, कभी ज्यादा था, कभी क्या था। तो यू हैव टू नो द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड जनरली जब हम स्पीड ये वर्ड मेंशन करते हैं ना, तो वो कौन सा होता है पता है, इंस्टेंटेनियस। तो जब तुम मोशन का स्टडी करोगे, तुम बोलोगे स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इंस्टेंटेनियस। उस टाइम पे कितना स्पीड है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। बाद में अलग हो सकता है, इसलिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते हो, फिर फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस ए इंटू टी, राइट, याद रखना ही। अब इसका जो नोटेशन है, इसके नोटेशन में एवरेज नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा एवरेज, इसके नोटेशन में हम लिमिट लिखते हैं, लिमिट। तो याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड इज लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड एज टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। हुआ क्या मैथ्स में लिमिट्स हुआ? नहीं होगा आगे। तो भाई लिमिट्स का मतलब क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन पहले नोटेशन v इक्वल्स टू लिमिट। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, लिमिट होता है, इसको लिमिटिंग एवरेज बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। किसका लिमिटिंग वैल्यू? एवरेज स्पीड का। लेकिन एवरेज स्पीड क्या था, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी के आगे लिमिट लिखा हो, लिमिट, तो डेल्टा की जगह पे डी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डी। तो क्या बन गया ये? डी एस बाय डी टी। तो कहीं पे अगर डी एस बाय डी टी लिखा हो तो वो कौन सा स्पीड है, और जहां पे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखा हो तो बराबर। गुड। तो इसके आगे का नेक्स्ट सेशन है।